दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चैनल मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको पता होगा यूपीएसआई के 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखते हुए मैं अपना दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं इसमें, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग। हमारा पहला क्वेश्चन रहा, अभी हिस्ट्री का चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद हो सकेगा तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ऐसे करके टोटल 1000 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हम देखो पहले क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना है एक बार, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देख लेना कि आपको 10 या 12 में से कितने सही होते हैं, ठीक है ना। अगर 6-7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझो बढ़िया बात है, नहीं तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप हमारी यूट्यूब वीडियो पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, हिस्ट्री के वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद फिर से जो है क्वेश्चन को हल करिए। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू होता है। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये कि चहलगामी, एक मिनट पेन ले लूँ, चल जा भाई। हाँ, चहलगामी शुरू करने वाला, चहलगामी नामक प्रथा थी एक, ठीक है ना, जिसमें 40 लोग होते हैं, 40 लोग होते थे इसमें, जो कि कोई सैन्य शासक से था, कोई सेनापति था, कोई कहीं से था। इसमें 40 लोग मतलब कि गिने चुने रखे होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा होनहार बोले जाते थे। तो चहलगामी शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ए है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन, डी है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर आप बताइए, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सही आंसर। कि क्या होता है कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 के बाद 1210 तक कौन शासन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जिसने चहलगामी प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है ना, जिसमें 40 लोग होते थे, ठीक है। और उसी 40 का सदस्य होता है बलबन, जो कि आगे चल करके क्या होता है, गुलाम वंश का राजा बनता है, दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है ये कि किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मतलब कि बोल दिया कि अगर भाई मेरा लड़का जो है, अगर मैं हूँ इस पद पे, आज दिल्ली का मतलब कि दिल्ली की गद्दी पे अगर मैं बैठा हूँ, तो कल को आने वाली मेरी पीढ़ी या मेरा लड़का जो कुछ भी होगा वो इस पद पे बैठेगा। वंशानुगत मतलब कि अगर इल्तुतमिश बैठा है तो इल्तुतमिश के बाद क्या होगा कि उसका लड़का लड़की जो भी जिसको बनाना चाहेगा वो अपने वंश के लोगों को बनाएगा वो। तो किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया? हमने आपको आंसर ही बता दिया फिलहाल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जिसने अपने पद को वंशानुगत बना दिया कि अब हमारे बाद जो है क्या होगा, कौन सुल्तान बनेगा? जो हमारा लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये इल्तुतमिश, तो उसने वंशानुगत नहीं बनाया। अगर उसने वंशानुगत बनाया होता तो इल्तुतमिश क्या बनता? राजा नहीं बनता, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश बना। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि चहलगामी प्रथा का अंत करने वाला शासक कौन था। अब बात फिर आ गई दोस्तों। बात यह है इसमें कि जो चहलगामी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उसका अंत करने वाला शासक कौन आ गया भाई? कि चहलगामी इतनी बढ़िया थी जिसमें 40 लोग थे, ठीक है ना, बढ़िया राज्य व्यवस्था चलती थी, उसका अंत करने वाला शासक कौन आ गया? तो ये गुलाम वंश का ही शासक था बलबन। क्योंकि बलबन को पता था, क्योंकि बलबन खुद चहलगामी प्रथा का सदस्य रह चुका था, और बलबन को ये भली बात पता थी कि इसमें बुराइयां क्या है। क्योंकि मैं उसका सदस्य हो करके आज मैं राजा बन बैठा हूँ, तो कल को भी अगर चहलगामी प्रथा शुरू रहेगी तो कल को इसका ही कोई सदस्य शक्तिशाली हो जाएगा और वो मेरे को गद्दी से उतार के राजा बन जाएगा। इसलिए उसने आते ही क्या किया कि बलबन ने क्या किया, चहलगामी प्रथा का अंत कर दिया, घर का वेदी लंका ढा दिया, इसने खुद ही समाप्त कर दिया उसको, ठीक है ना। तीसरे का आंसर ए हो जाएगा, बलबन। अब चौथा क्वेश्चन ये आता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी के मकबरों का निर्माण किसने करवाया? मकबरों का पितामह भी इसी बंदे को कहा जाता है, ठीक है ना। ए है इल्तुतमिश, बी है अकबर, सी है औरंगजेब, डी है जहांगीर। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्यों हो जाएगा? क्योंकि इल्तुतमिश का ही लड़का होता है, इल्तुतमिश का लड़का होता है, जिसकी जो है मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपने लड़के की याद में जो है उसके मकबरे का निर्माण करवाता है, ठीक है ना, मकबरे का निर्माण करवाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जाना जाता है,
ठीक है ना, सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसका लड़का होता है नसरुद्दीन, इसको नसरुद्दीन का भी मकबरा कहा जाता है और सुल्तानगढ़ी का भी मकबरा कहा जाता है। तो चाहे नसरुद्दीन का मकबरा है और चाहे सुल्तानगढ़ी का, फिलहाल अब ये सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से फेमस है, तो इसके बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये पहला मकबरा था, ठीक है ना, और इसी की वजह से इल्तुतमिश को मकबरे की शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है ना, या पितामह कहा जाता है। तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का ए। अब बात आती है पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन में क्या है जी, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? पहली महिला शासिका थी, अंतिम महिला शासिका थी, ठीक है ना, पहली महिला शासिका, अंतिम महिला शासिका थी ये। तो ये थी दोस्तों, पहला ए है गुलाम वंश, बी है तुगलक वंश, सी है खिलजी वंश, डी है मुगल वंश। सही वंश मैं आपको बता दूं, इसकी सही वंश है ये गुलाम वंश। गुलाम वंश कैसे? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है, उसके बाद उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, जो कि एक योग्य होती है, योग्य शासिका होती है, मतलब कि अपने पिताजी की नज़रों में अपने बेटों को वो योग्य शासक नहीं मानता, इसलिए वो क्या करता है, अपने मरने से पहले ही रजिया सुल्तान को क्या करता है कि गुलाम वंश की शासिका घोषित कर देता है अंतिम, और इसी से ये प्रथा शुरू हो जाती है कि ये क्या होगा, वंशानुगत हो गया ये प्रथा। तो रजिया सुल्तान होती है गुलाम वंश की शासिका। रजिया सुल्तान किस वंश की होती है? गुलाम वंश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी होती है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और पूछता है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कैथल है, हरियाणा में कैथल पड़ता है, वहाँ पे इसका मकबरा स्थित है, ठीक है ना। हरियाणा के जो स्टेट लेवल के क्वेश्चन वो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के कैथल में स्थित है, ये आप जान लो, ठीक है ना। पहली महिला शासिका ये थी और अंतिम महिला शासिका ये थी, इसके बारे में आप इतना जान लो, ठीक है। अब आ गया छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? बात आ गई ना, ये आपको पता ही चल गया होगा, रजिया सुल्तान ही थी, क्योंकि इसने अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया था। तो छठवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये रजिया सुल्तान। देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस घुमा फिरा के बनते हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत है एक बार, और वो भी ध्यान से कि पढ़ लें हमें क्या था, उसके बाद चाहे जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बना ले, हमें नहीं पता कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका आंसर ये होगा। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया? हमें पता है उत्तराधिकारी के बाद रजिया सुल्तान आती है, ठीक है ना, किधर कब 1236 से लेकर के 1240 तक शासन करती है, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान होती है, इसका मकबरा कैथल में स्थित है, ये आंसर हो गया इसका। अब आता है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि लौह एवं रक्त की नीति, भाई साहब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? ए है बलबन, बी है रजिया सुल्तान, सी है औरंगजेब, डी है अकबर। सही आंसर हो जाएगा इसका ए इसका सही हो जाएगा आंसर। बलबन 1266 से लेकर के 1287 तक ये बैठता है, गुलाम वंश की गद्दी, गुलाम वंश का शासक होता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये बलबन, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला पहला शासक था ये बलबन, ठीक है ना। रजिया सुल्तान उससे पहले आई होती है, औरंगजेब अकबर आपको पता ही है मुगल वंश के होते हैं, ठीक है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बलबन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सिजदा और पाबोस नामक प्रथा किस शासक ने शुरू किया? सिजदा और पाबोस नामक किस प्रथा किस शासक ने शुरू किया? तो बात ये नहीं है कि सिजदा और पाबोस किस शासक ने शुरू किया, ये तो जानना है ही, लेकिन सिजदा और पाबोस है क्या, अगर हम ये पहले जान लेंगे ना तो हमें ये पता चल, हम जैसे ही माइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शासक ने शुरू किया। दोस्तों सिजदा क्या है? सिजदा घुटनों के बल बैठ के, सिजदा क्या होता है कि हम घुटनों के बल बैठेंगे अपने और सुल्तान के सामने क्या करेंगे, सर को झुकाएंगे। सिजदा क्या थी कि घुटनों के बल बैठेंगे और सुल्तान के सामने सर झुकाएंगे, ठीक है ना। और पाबोस क्या था? पाबोस क्या होता था कि पेट के बल बैठ के, मतलब कि पेट के बल बैठ जाना है और सुल्तान का मतलब कि एकदम लेट जाना है, पहले तो घुटनों के बल बैठना है, ठीक है। जैसे हम नमाज वगैरह नहीं पता पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं जो लोग, ठीक है ना, तो वैसे ही घुटनों के बल बैठते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। और दूसरा, जब हम किसी के सामने या भगवान के सामने जाते हैं, सर झुकाते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया एक तरीके से सिजदा, तो हम भगवान के सामने करते थे। लेकिन ये बलबन जो था ना, ये कहता था मेरे सामने करो, ऐसा क्रूर था, ये कहता था मेरे सामने ये करो, सिजदा तुम मेरे सामने करो, ठीक है ना। दूसरा होता है पाबोस।
पाबोश नामक ये प्रथा शुरू किया था इसने। कहता था कि पेट के बल, मतलब कि पूरा लेट करके सुल्तान के सामने सर झुकाओ। तो इतना क्रूर था ये। सिजदा और पाबोश नामक प्रथा लगा दिया था अपने राज्य में कि सिजदा करो और पाबोश करो राजा के सामने। कौन था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन। ठीक है, बलबन होता था उस समय इतना ज़्यादा वो। सिजदा और पाबोश नामक प्रथा किस शासक ने शुरू किया? तो बलबन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है नौवीं बात यह है कि दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज ये क्या था? ठीक है ना। पहले दोस्तों क्या होता था कि वित्त विभाग और सैन्य विभाग एक हुआ करता था, लेकिन क्या था होता था कि बलबन आया। बलबन ने क्या किया था? वित्त विभाग को और सैन्य विभाग को अलग कर दिया। ठीक है ना। तो जो वित्त विभाग था उसे दीवाने विजारत कहा गया। वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा गया, और जो दीवाने आरिज था वो उसे क्या कहा गया? सैन्य विभाग कहा गया। तो दीवाने आरिज का संबंध किससे है? सैन्य विभाग से। और दीवाने विजारत संबंध किससे है? वित्त विभाग से। ये आपको पता चल गया होगा। कौन लाया था इसको? कौन सा शासक ने शुरू किया था? तो इसे बलबन ने शुरू किया था। ये आपको पता चल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन। अब ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, देखो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो संस्कृतियों से ज़्यादा बनते हैं कि उसने क्या किया, कौन सा त्यौहार बनाया, कौन से उसने बढ़िया काम किए, क्या बनवा दिया, किसानों के लिए कौन सी प्रथा लाई, ठीक है ना, उसकी राजस्व नीतियाँ कैसी थी, राजस्व की विस्तारवादी नीतियाँ कैसी थी, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें अब पूछता है नवरोज क्या था? ए है पारसी त्यौहार, बी है हिंदू त्यौहार, सी दीपावली का त्यौहार, डी है जैनों का त्यौहार। देखो नवरोज लाने वाला शासक कौन था? तो ये बलबन था। बलबन क्या था कि ईरानी परंपराओं के द्वारा जो है ये बहुत ज़्यादा उसके अस्तित्व में था, उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद करता था बलबन। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बलबन ने कौन से त्यौहार को इसमें लाया था। ठीक है, बताइए यार जल्दी। तो ये था पारसी त्यौहार। नव वर्ष त्यौहार होता था, ये नए साल पे मनाया जाने वाला पारसी त्यौहार होता था नवरोज। इसको बलबन लेकर के आया था और बड़े धूमधाम के साथ मनाता था इसको। और इसका नाम उस समय क्या होता था? नवरोज कहा जाता था कि नवरोज मना रहे हैं जी हम। पारसी त्यौहार नहीं बोलते थे, नवरोज मना रहे हैं। लेकिन इसका संबंध जो है पारसी त्यौहार से था। बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, पारसी त्यौहार। नवरोज किसका काल में आया था? तो ये बलबन के शासन काल में आया था। ठीक है ना। नवरोज त्यौहार मनाने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। ठीक है, नवरोज क्या था? एक पारसी त्यौहार था जी, नव वर्ष में मनाया जाता था जी। ठीक है ना। 10वां पता चल गया। कितने क्वेश्चन निकाला है इसमें से? ठीक है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले, आपको आंसर निकाल देना है इसका। ठीक है, 10वां। अब हो गया 11वां क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक। दोस्तों होता क्या है गुलाम वंश का? क्या होता है कि देखो मैं आपको क्रम बताता हूँ, पहले गुलाम वंश के बारे में जान लो। 1206 में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक वो शासन करता है। 1210 के बाद 1210 से 1236 तक आता है कौन? 1236 तक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद 1236 से लेकर के 1240 तक आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद उसके भाई वगैरह आते रहते हैं छोटे छोटे, उनसे बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। फिर आती है 1266 में से लेकर के 1287 तक बलबन। बलबन के बाद 1287 से लेकर के 1290 तक कैकूबाद आता है। कैकूबाद को जो तुर्क लोग थे वहाँ पे, जिनका मतलब प्रभुत्व चलता था कि जिसको चाहे राजा बना दें, चाहे जिसको चाहे ना बनाएं, तो वो क्या करते हैं कैकूबाद को आयोग घोषित कर देते हैं और उसका लड़का होता है कैमूर को वो गद्दी पे बैठा देते हैं। उस समय क्या होता था कि जो जलालुद्दीन खिलजी होता था वो वहाँ का शासक, वो वहाँ का सेनापति होता था। ठीक है ना। खिलजी क्या होता था? वो सेनापति होता था। वो मौका देकर के क्या करता है? कैमूर की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कैमूर। कैमूर किसका लड़का होता है? कैकूबाद। और किसका नाती होता है? बलबन का। तो कैमूर होता है, जिसको क्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कैमूर होता है गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 12वां, अंतिम होगा ये। अब ये बड़ी क्वेश्चन बात ये है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी खरीद? अच्छा दोस्तों एक बात बता दूं और मैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक वो किसको खरीद के लेके आता है? वो खरीद के लगाता है किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी भी कर देता है, इसलिए इल्तुतमिश उसका दामाद भी कहलाता है। और सुनो, जो चालीसा का सदस्य बलबन बनता है ना, बलबन को भी इल्तुतमिश खरीद के लेके आया होता है, जो कि शासक बन जाता है। ठीक है ना। बलबन को कौन खरीद के लेके आता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कौन खरीद के लेके आता है? तो ये कौन लेके आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है ना। इसका ए आंसर सही है कि बलबन इसका क्या था कि बलबन के दरबार में जो है अमीर खुसरो हुआ करते थे और एक शासक कौन हुआ करते थे, उनका नाम क्या है? वो है अमीर हसन। ठीक है ना।
तो एक विद्वान थे ये बलबन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के, ठीक है ना। और इसके एक बंदे के और नाम याद कर लो, अमीर हसन। तो दोस्तों जहाँ तक आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और पढ़ते रहो। देखो पढ़ते रहो, जो नहीं आ रहा है उसको रिवीजन करो, एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक है ना, कि हमें इसमें से क्या नहीं आया है। और मेरे हिसाब से बिना पढ़े तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुक्का भले लगा लो कोई, ठीक है ना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों थैंक्स।